नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल और रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि रीतिकाल के नामकरण करता है, यानी कि रीतिकाल नाम किसने दिया? ए आचार्य शुक्ल जी, बी विश्वनाथ प्रताप, सी मिश्र बंधु या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सब विकल्प को लॉक किया जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए रीतिकाल काल रामचंद्र शुक्ल है ना, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे आप देखिएगा रीतिकाल, तो रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल है ना, काल राम से है। काल रीतिकाल देखिएगा तो रामचंद्र शुक्ल को लगाइएगा। और रीतिकाव्य अगर आ जाए तो रीतिकाव्य गियरसन महोदय ने नाम दिया है, ध्यान में रख लीजिएगा। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इसी को अंधकार काल भी कहा है त्रिलोचन जी ने। और इसी रीतिकाल का एक अन्य नाम है अपकर्ष काल, जिसे गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासतौर से रीतकाल के नामकरण को लेकर के प्राय आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 2 है कि आचार्य शुक्ल द्वारा रीतकाल का कालक्रम है, ये 1478 से 1700 ईस्वी, बी 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, सी 1705 से 1900 ईस्वी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने फटाफट इसका जवाब दे दिया। विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1900 से लेकर के 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13 कि रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए आधुनिक काल, बी रीतकाल, सी पूर्व मध्यकाल या डी आदिकाल। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंजिंग करनी होगी। ये जो पूर्व मध्यकाल है इसी को आप उत्तर मध्यकाल कर लीजिए। अब आप जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी है उत्तर मध्यकाल इज राइट आंसर, है ना। देखिए रीतकाल का एक अन्य नाम है उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल को तो भक्ति काल कहा जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 4 है कि रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, यानी कि रीतकाल को अलंकृत नाम किसने दिया? ये मिश्र बंधु, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी गणपत चंद्र गुप्त ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लॉक किया जाए, मिश्र बंधुओं ने राइट आंसर, है ना। और मैंने आपको ऐसे बताया था कि अलंकृत कौन करता है, तो अलंकृत सुशोभित मान सम्मान को बढ़ाने वाले बंधु होते हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारी बहनें होती हैं। तो जो बंधु हैं वही आपके नाम को अलंकृत करते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। चाहे आपका बंधु हो, चाहे हमारे बंधु हो, हमारे आपके नाम को अलंकृत करने वाले हमारे आपके बंधु हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, है ना। आप लोगों ने बहुत खूब सारा प्रसार किया है इस ललन मिताभास परिवार का, तो आप लोग भी कहीं न कहीं अलंकृत कर रहे हैं। तो ये ट्रिक आप बना लीजिएगा कि रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? बंधु ने कहा है। तो बंधु फार मिश्र बंधु को ध्यान में रख लीजिएगा। गणपत चंद्र गुप्त जी को देख रहे हैं ना, तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने रीतकाल को अपकर्ष काल कहा है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिए। और विकल्प ए का बिल्कुल जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न संख्या 5 कि रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हैं, ये आचार्य शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी विश्वनाथ प्रताप मिश्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विश्वनाथ प्रताप मिश्र इज राइट आंसर। अरे मैंने इसको आपको एक क्लू से बताया था ना कि श्रृंगार तो पूरा विश्व करता है, हर व्यक्ति श्रृंगार करता है, तो श्रृंगार विश्व करता है, तो विश्व से विश्वनाथ प्रताप मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
प्रश्न 6 है कि रीत सिद्ध कवि हैं। अब इनमें से कौन से कवि हैं जो कि रीत सिद्ध हैं? ए बिहारी, बी मतिराम, सी घनानंद, डी देव हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। रीत सिद्ध जो हैं बिहारी हैं और रसलीन जी भी हैं, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि रीत सिद्ध कवि बिहारी और रसलीन जो प्रमुख रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 7 है कि रीत काल के कवि नहीं हैं। अब इनमें से कौन से कवि हैं जो कि रीत काल से संबंधित नहीं हैं? ये घनानंद, बी बोधा, सी भूषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो हालांकि भूषण जी को आप लोग सही करेंगे इस विकल्प के अनुसार, लेकिन भूषण जी भी रीत काल के अंतर्गत आते हैं कहीं न कहीं, है ना, इधर में रख लीजिएगा और विकल्प सी भूषण को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 8 है कि बिहारी सतसई के रचनाकार हैं। ये कह रहे हैं कविवर बिहारी, बी भूषण, सी मतिराम, डी देव। अब आपको जवाब देना प्रश्न 8 का कि बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि बिहारी सतसई, है ना, कविवर बिहारी। बिहारी की बिहारी सतसई है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है 713 और कुछ अन्य विद्वान 719 है जो है दोहा मानते हैं। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इसको बिल्कुल ऐसे ही, है ना, रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 9 है काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। अब आपको जवाब देना है ये चिंतामणि, बी बिहारी, सी मंडन, डी आलम। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है? और मैंने आपको क्लू से बताया था और आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, चिंतामणि, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। देखिए काव्य प्रकाश की क्या होती है, चिंता होती है हर व्यक्ति को कि काव्य शास्त्र की चिंता होती है ना, कैसे पढ़ा जाए, कैसे रटा जाए, कौन सी किताब पढ़ा जाए। तो बस इसी को बना लीजिए, काव्य प्रकाश की चिंता होती है, चिंता होती है, चिंतामणि को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो मम्मट का काव्य प्रकाश है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, संस्कृत का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 10 है इसके नामा के रचनाकार हैं। ये पद्माकर, बी आलम, सी देव, डी बोधा, है ना। आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। इश्क का नाम बोधा है, इश्क का नाम बोधा है। और मैंने आपको बताया था इश्क की लता घनी है, तो एक रचना इसी से मिलती जुलती है, इश्क लता घनी है, घनानंद जी की रचना है, और इश्क का नाम तो बोधा है और इसकी लता घनी है। ऐसे ट्रिक बना करके इन दोनों रचनाओं को बिल्कुल आपको रट्टा लगाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 11 है कि रस रत्नावली के रचनाकार हैं। ये मंडन, बी आलम, सी देव, डी घनानंद। तो प्रश्न 11 का जवाब भी आ गया कि रस की रत्नावली में मंडन करो, रस की रत्नावली में मंडन करो। मंडन फार मंडन जी की रचना है। जिन भाई बहनों ने विकल्प का चुनाव किया था, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। निश्चित रूप से आपका जो ये परिश्रम है रंग लाने वाला है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 12 और बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, कई बार आपके जो अभ्यास चल रहा है इस अभ्यास के क्रम में आ चुका है और आगे आता भी रहेगा, है ना। ये कह रहे हैं कि मतिराम का, बी मंडन का, सी घनानंद का, डी केशव का। तो आप सब भाई बहनों ने जवाब दिया कि रसिक प्रिया जो है केशव की है। रसिक प्रिया किसकी है? बोले सर केशव की है। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। प्रश्न 13 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि रचना है और सूची 2 में रचनाकार हैं, इन्हीं को आपको सही क्रम में मिलाना है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सही से मिलाएंगे तो देखेंगे कि विकल्प ए में देख रहे हैं कि पिंगल प्रकाश लाल कवि, छत्र प्रकाश किशोर और चंद्र प्रकाश रसलीन, स्फुट छंद भिखारी का है। तो इसको अगर देखेंगे तो पिंगल प्रकाश किशोर का होता है। देखेंगे ना, पिंगल का एक अर्थ होता है छंद भी, ध्यान में रख लीजिएगा। तो पिंगल ज़्यादा कौन मारते हैं? किशोर लोग ज़्यादा पिंगल मारते हैं, क्योंकि उनको एक क्लू बना लीजिएगा, बहुत विशेष समाज का यथार्थ का अनुभव नहीं रहता है। तो जो किशोर लोग होते हैं वो कहते हैं अरे कैसे किसी का परीक्षा में नहीं होता, कैसे 5 साल से तैयारी कर रहे हो नहीं निकल रहा है। तो ये पिंगल जो है ना किशोर करता है, तो पिंगल प्रकाश किशोर का है। और छत्र प्रकाश है ना लाल कवि, है ना, लाल कवि, छत्र प्रकाश लाल कवि का है, ये ध्यान में रखिएगा। और छंद पर प्रकाश डालते हैं तो भिखारी जो है ना वो छंद पर प्रकाश डालें तो बड़ी मजे की बात है। और अस्फुट छंद में व्यक्ति लीन हो जाता है। अस्फुट छंद, अस्फुट माने एक तरह से आप कह सकते हैं फुटकर,
है ना। अगर छंद मिल जाए तो व्यक्ति उसी को पकड़ने में बटोरने में लीन हो जाता है। तो अस्फुट छंद में लीन है रसलीन की, है ना। पिंगल पर प्रकाश किशोर डालता है, छत्र प्रकाश लाल कवि का है, छंद प्रकाश भिखारी का और अस्फुट छंद रसलीन का है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुंद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं, उसी को आपको सुमेलित करना है। ए में देख रहे हैं कि प्रेमचंद्रिका और सामने सूरत मिश्र हैं। बी में रस रत्नाकर सामने मंडन है, जनक पच्चीसी श्रीपति सामने है और काव्य सरोज देव हैं। तो इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है और थोड़ा सा विचार करके आपको मिलाना होगा। बात करें प्रेमचंद्रिका, तो बिल्कुल इस टाइप के प्रश्न करने में बड़ा मज़ा भी आता है। अगर आपको 2 सही हो गए तो 2 आप वैसे मिला लेंगे, है ना। प्रेम की चंद्रिका है तो देव जी की रचना है, इधर में रखिएगा, प्रेम चंद्रिका देव की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रस रत्नाकर सूरत मिश्र जी की रचना है ना। आप यहाँ पे देखेंगे कि रचना आपको मिलेगी जनक पच्चीसी मंडन, है ना, और काव्य सरोज श्रीपति का है ना। काव्य के सरोज में श्रीपति लक्ष्मी जी के पति हैं, तो ये ध्यान में आप रख लेंगे। इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो अब विकल्प सी आपको मिलेगा, ए का 4, बी का 2, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 3 है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। इसे ध्यान में आप रखिएगा कि प्रेमचंद्रिका देव की, रस रत्नाकर बिल्कुल सूरत में लोग रस मानते हैं, है ना। जनक पच्चीसी तो बिल्कुल आपके दिमाग में आना चाहिए, मंडन करती हैं, और काव्य का सरोज जो है श्रीपति का है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 15 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं, उसी को आपको सुमेलित करना है। नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है, तो इस कूट के अनुसार आपको प्रश्न को उत्तर देना है। ये की बात करते हैं तो प्रेमदीप का घनानंद, प्रीति पावस देव सामने है, ललित राम सामने भूषण है और छत्रसाल दशक के सामने मतीराम है। इसको अगर आप सही क्रम में मिलाएंगे तो देखेंगे कि जो प्रेम दीपिका है ना, ये देव के लिए है, प्रेम दीपिका देव की है। और प्रीति पावस है ना, प्रीति प्रवास है ना, प्रीति में प्रवास होता है जब घना प्रेम होता है। घनी प्रीति होती है ना तो प्रीति प्रवास करना पड़ेगा, मतलब भागना पड़ेगा घर से, है ना, दूर रहना पड़ेगा, रातों रात इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, है ना। ललित ललाम, अगर मत में राम है तो आप ललित ललाम होगा, मत में राम मनी मतीराम जी की रचना है, और छत्रसाल दशक तो भूषण का है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ए का 2 और बी का 1, सी का 4, डी का 3, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब आप सबका यहाँ पर दिख रहा है। अब प्रश्न 16 है कि देव माया प्रपंच नाटक किसकी रचना है। अब देव माया प्रपंच है ना, ये जसवंत बी सोमनाथ, सी देव, डी निवाज। तो देव माया प्रपंच देव का ही है ना। देव की माया और देव के प्रपंच देव ही जाने, है ना। तो देव माया प्रपंच और देव जी की रचना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 17 है कि नैषध चरित किसकी कृति है। ये गुमान मिश्र, बी राम सिंह, सी लाल कवि, डी सोमनाथ का। तो देखिए बात करते हैं नैषध चरित, जो मूल ग्रंथ है संस्कृत का, इसके जो रचनाकार हैं श्री हर्ष जी हैं, है ना। लेकिन कह रहे नैषध चरित रचना किसकी है हिंदी में, तो नैषध चरित पर गुमान करते हैं लोग, है ना। नैषध चरित पर गुमान करते हैं, तो गुमान मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, है ना। श्रृंगार का चालीसा, श्रृंगार की लतिका, श्रृंगार की बत्तीसी, ये किसकी रचनाएं हैं। ये सेनापति, बी द्विजदेव, सी केशव, डी चंद्रशेखर। तो बिल्कुल है ना, आपका सभी का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी द्विजदेव इज राइट आंसर, है ना। देखिए श्रृंगार का चालीसा किसके पास है, तो द्विजदेव के पास है। श्रृंगार की लतिका द्विजदेव के पास है और श्रृंगार की बत्तीसी द्विजदेव के पास है ना। तो द्विजदेव को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन कालक्रम का सही आरोही क्रम है। ए में भूषण मतीराम बिहारी देव है, बी में मतीराम भूषण बिहारी और देव है, सी में बिहारी मतीराम भूषण देव, और डी में आप देख रहे हैं बिहारी भूषण है ना मतीराम और देव हैं। तो इसको अगर आप सही क्रम में मिलाएंगे तो विकल्प सी आपका सही होगा, BMBD बिहारी मतीराम भूषण और देव। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा किसने की है। यानी कि आचार्य 3 प्रकार के हैं ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, किसने चर्चा की। और विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य शुक्ल जी, या डी गणपत चंद्र गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, तो विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर है ना। आचार्यों की 3 कोटियों की जो चर्चा करने वाले डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 20 के विकल्प ए को हमेशा के लिए आप बिल्कुल है ना एकदम रट लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका भी आपको ध्यान रखना है ना, किसी प्रकार की कहीं भी शिथिलता आपको नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि विरह वारिस व इश्कनामा किसकी रचना है। ये कह रहे हैं बोधा की, बी ठाकुर की, सी आलम की, या फिर डी दियो की। तो अब आपको जवाब देना है कि विरह वारिस व इश्कनामा किसकी रचनाएं हैं। आपको जवाब देना है, थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके इसका जवाब दीजिएगा है ना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विरह वारिस और इश्कनामा बिल्कुल बोधा जी की रचना है ना। विरह की वारिस का बोध होता है और इश्कनामा का बोध होता है। इसकी लता घनी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी लता अगर आ जाए तो घनी है, घनानंद जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 22 है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम था। ये सुजान, बी मंजुला, सी है प्रांजल, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम था सुजान। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न 23 है घनानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ये कह रहे हैं आचार्य शुक्ल ने कहा, बी डॉक्टर नागेंद्र ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब फौरन आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी राइट आंसर है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के संबंध में लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख किसमें है, घनानंद जी में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में कवि है और सूची 2 में उनका जन्म काल है, उसी को आपको सम्मिलित करना है। ए में बिहारी सामने आप देख रहे हैं 1559 से 1663 में, बी में भूषण है 1623 से 1715, सी में केशव है 1560 से 1617, और डी में घनानंद है 1689 से 1739। तो अब इसको अगर आप सही क्रम में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि विकल्प इसमें जो ये है ना, 1 2 3 4 इज राइट आंसर। बिहारी का जन्म बिल्कुल 1500 से 1663 में, भूषण का 1623 में 23 से 1715 तक, और केशव को देख रहे हैं तो 1560 से 1617 में, और घनानंद 1689 1739। ठीक है, चलिए विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि सुजान चरित्र की रचनाकार हैं। सुजान चरित्र की रचनाकार कौन है, आपको जवाब देना है। ये कह रहे हैं कि घनानंद है, बी भूषण है, सी मतीराम है, डी देव हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो सुजान चरित्र होता है ना, उसके अंदर घन आनंद होता है ना। सुजान माने अच्छा चरित्र जिसके अंदर होगा वो घन आनंद, खूब आनंद उसके अंदर होगा। तो सुजान चरित्र घनानंद की रचना है और सुजान इनकी प्रेमिका थी, तो ध्यान में रखिएगा उसके चरित्र के बारे में घनानंद जी ने लिखा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो है आप देख रहे हैं कि रचना है, और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये में देख रहे हैं रामायण सामने ग्वाल, बी में हमीर हट चिंतामणि, सी में रामचरित सूरत मिश्री, और रामालंकार सामने है गोप। तो इसको जब आप सही से मिलाएंगे तो देखेंगे
रामायण की बात करते हैं ना, तो रामायण नाम की एक रचना चिंतामणि ने किया है। रामायण की चिंता होती है, चिंतामणि को ध्यान में रख लीजिएगा। हमीर हटी होते हैं, कौन? ग्वाल। ग्वाल जो है हमीर और हटी होते हैं, तो हमीर हट ग्वाल की रचना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी में, है ना, कि सी में आप देख रहे हैं कि रामचरित सूरत मिश्र का है, बिल्कुल, है ना, और रामालंकार गोप का है। तो बिल्कुल इसके हिसाब से देखेंगे, एक का दो, ये का दो और बी का एक, बी का एक और इसके बाद सी का तीन, डी का चार। अब विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको ऐसे आपको दिमाग में बैठाना है कि रामायण की चिंता होती है चिंतामणि की, हमीर हट होते हैं ग्वाल, है ना, राम का चरित्र सूरत मिश्र जैसा है और रामालंकार गोप का है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 27 है कि अलंकार पंचाशिका किस कवि द्वारा लिखित ग्रंथ है? अलंकार पंचाशिका, ये कह रहे हैं कि भूषण का, विदेव का, सियालम का, डी मति राम का। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी मतिराम इज राइट आंसर। अलंकार की पंचाशिका मति में राम, अगर मति में राम है तो अलंकार की पंचाशिका है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ये रसनिधि हैं, बी रसलीन है, सी पद्माकर हैं, डी बेनी प्रसाद हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, नवरस तरंग विकल्प डी बेनी प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। नवरस का तरंग कौन लेते हैं? तो बेनी प्रसाद लेते हैं, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 29 है कि रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है? ए सेवादास की, बी मतिराम की, सी सेनापति की, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि रघुनाथ अलंकार सेवादास की है, सेवादास की रचना है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोट में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 30 है कि रस दर्पण के रचनाकार ए रघुनाथ, बी दुल्हा, सी गोप, डी सेवादास। तो रस के दर्पण में कौन लीन है? जो सेवा करने वाला दास है वो रस के दर्पण में लीन है ना। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको रस का दर्पण मिलेगा। तो सेवादास की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न 31 है कि वृत्त तरंगणी किसकी कृति है? ए राम सहाय, बी रसलीन, सी रसनिधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए, राम सहाय इज राइट आंसर, है ना। वृत्त तरंगणी राम सहाय की रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 32 से प्यारा सा प्रश्न है। एक लाइन है कि अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ, अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है। तो यहाँ पे अतिशुद्धो प्रेम को मार्ग है, कथन किस कवि का है? ये घनानंद, बी केशव, सी आलम, डी बिहारी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर अति सीधा और स्नेह का मार्ग बड़ा घना है। तो घना है घनानंद जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 33 है कि जो जो बूटे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति किस कवि की है? ये बिहारी, बी गोधा, सी आलम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, बिहारी इज राइट आंसर, है ना। और इसमें विरोधाभास अलंकार है ना, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो विकल्प ए बिहारी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि आप देख रहे हैं सूची 1 में कुछ कथन या पंक्ति है और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, तो उन्हीं को आपको सही क्रम में मिलाना है। तो थोड़ा सा विचार करके मिलाना होगा। ये में देख रहे हैं मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए, है ना, सामने घनानंद है। शासन में ही समीर गयो अरु, देव सामने है। दृग गुजरत टूटत कुटम जरूरत तीर्थ, बिल्कुल सामने भूषण है। अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है और सामने आपके बिहारी हैं। तो देखिए 2-3 पंक्तियां तो आप रटे हुए हैं। अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है तो घनानंद की पंक्ति हो गई, है ना। दृग गुजरत कुटम तो बिल्कुल देखेंगे 4 बिहारी हो गए। शासन में ही समीर गयो, तो इसको तो सब लोग जान रहे हैं, है ना, किसकी पंक्ति है? शासन में समीर को भी आपने देखा था, देव जी की पंक्ति है, देव की। अब बचा कौन? बचा कौन? दृग गुजरत बिहारी हो गए, अशोषण हो गए, मोटी चमा चोटी, मोटी भई चंडी बिन
भूषण की पंक्ति है ना। तो अब इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विकल्प ये में पहले का तीसरा है ना, ये देखिए चोटी वाला, दूसरे बी का दूसरा बिल्कुल वही मिला हुआ है। सी का देखेंगे चौथा है ना बिहारी का, और डी का देखेंगे पहला है घनानंद का। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 35 है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कुछ पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं, तो उसी को मिलाना है। ए में कुंदन के रंग फीको लागो, सामने रश्मि। बी में सुंद तरो उनको बन रहा, सामने मतिराम है। यह प्रेम को पंथ कराल, सामने केशव है। लाल भाल पे लसत है, सामने है बोधा। तो इसके हिसाब से अगर आप जब मिलाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कुंदन का रंग फीका लगे। मैंने कई बार चर्चा किया कि कुंदन का रंग फीका लगता है कब, जब मति में राम है। अगर आपके मत में या हमारे मत में राम जी बैठ गए हैं तो कुंदन का रंग भी फीका लगेगा। तो ए का 2 आपको मिल गया। सिंध तरो उनको बनरा, कहीं न कहीं बांड की जो है ना बनरा रावण द्वारा कहा जा रहा है, तो ऐसा आपने देखा होगा केशव की रामचंद्रिका में है ना। तो केशव जी को आप पकड़ लीजिए है ना। यह प्रेम को पंथ महा कराल महा बोधा की पंक्ति है। और लाल भाल पे लसत, तो बिल्कुल डी का पहला, डी का पहला। अब इसके अनुसार अगर आप मिलाएंगे तो विकल्प डी आपको मिलेगा है ना, कि कुंदन को रंग फीके लागे मतिराम, बिल्कुल। सिंधु तरह उनको बन रहा, तो केशव है तीसरा। प्रेम के पंथ कराल है चौथा बोधा। और लाल भाल पे लसत है पहला रसनिधि है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न 36 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। कि ये में देख रहे हैं कि जदब सुजा सुलक्षणी, सामने केशव। केली के रात अघाने नहीं, मतिराम है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले भूषण। दारा की दौर है ना, यह रार नहीं खुजवे की, तो इसमें देखेंगे भूषण है। इसके हिसाब से तो बिल्कुल आपका रट्टा लग गया और कुछ इसमें करना ही नहीं है। 1 2 3 4 इज राइट आंसर। अब विकल्प ये जिन भाई बहनों ने दिया अब बिल्कुल सही जवाब है। जदब सुजा सुलक्षणी केशव जी की पंक्ति है। केली के रात आघाने नहीं, मतिराम जी की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। और दारा की न दौर की, यह रार नहीं खुजवे की, ये भूषण की पंक्ति है। तो विकल्प ये 1 2 3 4 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं, उसी को आपको मिलाना है। ये में अंग दर्पण सामने रसलीन है। गोविंद विलास बोधा है। विरह वारिश कृष्ण कवि है। गीत संग्रह रस निधि है। अब इसको जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अंग दर्पण है ना, अंग दर्पण देखने में लीन है, तो भैया पहले का तो बिल्कुल 1 का 1 है, ऐसा ही है। और देखें ए और सी 2 जगह मिल रहा है आपको, 1 का 1 है ना। दूसरा आप देखेंगे गोविंद का विलास, गोविंद का विलास कृष्ण कवि जाने, तो बी का 3 आपको मिलना चाहिए। देखिए 3 ए में मिल गया है ना। अब विरह की वारिश होती है बोधा में, तो सी का 2 हो गया। और गीत संग्रह करते हैं रस निधि, तो विकल्प ये जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। इन्हीं कर्णाभरण किसकी रचना है, आपको जवाब देना है। ये कर्नेश की, बी ग्वाल की, सी बोधा की, डी में से किसी की नहीं। तो कर्णाभरण परीक्षा में पूछी गई रचना है। विकल्प ए कर्नेश कब की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कर्णाभरण कर्नेश, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ नैक सयानक बाँक नहीं। पंक्ति किस कब की है, ये घनानंद, बी केशव, श्रीमती राम, डी बोधा। तो अति सीधा स्नेह का मार्ग बहुत घना है, घना पर घनानंद जी की पंक्ति है। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है कि फीको पै नीको लागे कहाई समय विचारी पंक्ति की रचनाकार हैं। अब फीको पै नीको लागे कहाई समय विचारी पंक्ति के रचनाकार कौन है ना। तो
ये कह रहे हैं केशव हैं, बी वृंद कवि हैं, सी मतीराम है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बिंद्र कवि इज राइट आंसर, है ना। फीको पे नीको लागो काहे समय विचार, बिंद जी की पंक्ति है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 41 है कि वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं। अब वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? ये कहने की देव, बी बोधा, सी मतीराम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 41 का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मतीराम इज राइट आंसर। वृत्त की कौमुदी अगर मत में राम है तो आपको पूरी वृत्त की कौमुदी ही मिल गई है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 42 है कि वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न 42 का जवाब आपको देना है। तो वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये कालिदास त्रिवेदी हैं, बी पद्माकर हैं, सी देव हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि वार वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 43 है कि नव रस तरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ये बेनी प्रवीण, बी पद्माकर, सी देव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 43 का जवाब भी आपका आ गया कि नवरस तरंग जो है बेनी प्रवीण जी की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए को हमेशा के लिए आप सभी छाप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 44 है कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचना किसने की? ये पद्माकर ने, बी केशव ने, सी मतीराम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि ये को लॉक किया जाए, पद्माकर, है ना। हिम्मत बहादुर बिरुदावली पद्माकर जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 45 है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार हैं। अब व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? कह रहे ये भिखारी दास, बी रसलीन, सी जसवंत सिंह, डी प्रताप सिंह। तो व्यंग्यार्थ और व्यंग्य अर्थ किसका होता है? तो देखिए भैया, जो व्यंग्य अर्थ है और व्यंग्यार्थ बोलने वाले लेख प्रताप, है ना, जिसके पास प्रताप है, यश है ना, वो व्यंग्यार्थ करता है, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 46 है गोविंदा नंदन घन, है ना, गोविंदा नंद घन के रचयिता हैं। ये तोष, बी राम सिंह, सी रसिक गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। अब 46 का जवाब भी आपके पास आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रसिक गोविंद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 47 है रसिक पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ये ग्वाल कवि, बी सोमनाथ, सी गोप, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सोमनाथ इज राइट आंसर, है ना। जो रस पीयूष निधि है वो सोमनाथ का है। ठीक है, चलिए प्रश्न 48 है कि जुगल विलास रचना है। अब जुगल विलास रचना किसकी है? ये याकूब खां का, बी ग्वाल का, सी राम सिंह का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 48 का जवाब आ गया कि युगल विलास राम सिंह करते हैं, जुगल विलास राम सिंह करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 49 है कि आनंद रघुनंदन की रचयिता का नाम है। ये लाल कवि, बी राम सिंह, सी महाराज विश्वनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 49 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी महाराज विश्वनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। जो आनंद रघुनंदन है इसके रचयिता हैं महाराज विश्वनाथ सिंह, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 50 है कौन सा कवि था जो अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? देखिए दूसरी बार प्रश्न आ गया, ए आलम, बी घरानंद, सी बोधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, आलम इज राइट आंसर, है ना। आलम ने शेख अंग्रेजी नामक आप कह सकते हैं मुस्लिम से विवाह करके ये मुस्लिम बन गए थे, इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 51 कि आलम केली के रचयिता हैं। ए घरानंद, बी आलम, सी ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आलम इज राइट आंसर, है ना। देखिए आलम की केली है तो आलम जी की रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 52 है कि यमुना लहरी के रचयिता हैं। ये ग्वाल कवि, बी पद्माकर, सी बेनी प्रवीण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि यमुना की लहर में कौन लोग रहते थे? ग्वाल लोग होते थे,
है ना। देखे होंगे यमुना के किनारे गाय चराने के लिए ग्वाल लोग जाते थे, तो यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। ऐसे ट्रिक बना करके, क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 53 है कि नवरस तरंग के रचनाकार कौन है। ये कह रहे कि ग्वाल कवि है, बी पद्माकर, सी बेनी परवीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया कि नवरस तरंग जो है बेनी लेते हैं, बेनी प्रसाद। नवरस का तरंग कौन लेगा, बेनी लेगा, बेनी फार बेनी परवीन को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 54 है कि वृत्त तरंगड़ी के रचयिता हैं। ये सुखदेव, बी प्रताप सिंह, सी राम सहाय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब आ गया कि जो वृत्त की तरंगनी है ना, उसके राम सहाय होते हैं। वृत्त की तरंगनी के राम सहाय हैं, राम सहाय फार राम सहाय जी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 55 है कि असत्य कथन छांटिए। इनमें एक कथन असत्य है ना, उसी को छांटना है, उसी को अलग करना है। इन्हीं की सही जवाब के रूप में उसी का चयन आपको करना है जो असत्य है। ये कह रहे कि कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, ये सत्य है। बी कह रहे कि रस दर्पण के रचनाकार राम सहाय हैं, ये असत्य है। सुजान चरित्र के रचनाकार सूदन जी हैं, ये सत्य है। और वृत्त तरंगड़ी के रचयिता जो है प्रताप सिंह है, ये असंगत है। तो अब आपको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जो वृत्त तरंगड़ी है ना, ये इसके रचयिता प्रताप सिंह नहीं है। अभी आपने देखा है कि वृत्त की तरंगड़ी के राम सहाय हैं, है ना, जिसके अंदर वृत्त की तरंगड़ी होती है उसकी सहायता राम करते हैं। तो विकल्प डी वृत्त तरंगड़ी के राम सहाय होना था, यहाँ पे प्रताप सिंह है, यही असत्य था। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, रस दर्पण राम सहाय की रचना है, सुजान चरित्र जो है सूदन की रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 56 है, सत्य कथन को छांटिए। इनमें एक कथन सत्य है, उसी का आपको जवाब देना है। विकल्प ए में है अंग दर्पण रसलीन की कृति है, ये सत्य है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि सुधा निधि तोष की रचना नहीं है, ये कह रहे हैं कि सत्य है। सी कह रहे हैं कि काव्य निर्णय देव की रचना है, ये सत्य है। या कुशल विलास बोधा की रचना है, ये सत्य है। तो देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से आपको चार रचनाओं की रट्टा लगानी है ना। बिल्कुल अगर देखा जाए तो विकल्प ये सही है ना। अंग दर्पण, अंग को दर्पण में देखने में लीन हो जाता है व्यक्ति। अगर आपको दर्पण मिल जाए तो उस दर्पण में आप अंग को देखेंगे, और इतना देखेंगे कि उसे देखने में लीन हो जाते हैं। तो अंग दर्पण में देखने में लीन होते हैं, रसलीन जी की कृति है। सुधा निधि, देखिए तोष की रचना है, लेकिन यहाँ पे दे दिया नहीं है, इसी से गलत हो गया। तो सुधा निधि तोष की रचना है, बिल्कुल सही है, नहीं यहाँ पे होना था। और काव्य का निर्णय मैंने आपको बताया था भिखारी लेता है ना, भिखारी दास की रचना है। काव्य का निर्णय, छंद का निर्णय, काव्य पर प्रकाश, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। शतरंज शतका भिखारी के पास होती है, अमर कोश नाम कोश उसके पास 2 हैं। तो ढेर सारी रचनाएं भिखारी द्वारा अरित काल के कवियों की जो क्लास है उसको जाकर के आप देख सकते हैं, मेरे द्वारा विस्तृत रूप से है और ट्रिकी वे में पढ़ाया गया है। आप लोग जाकर के उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना। कुशल विलास, रस विलास, देव विलास, है ना, विलास वाली रचनाएं तो देव की हैं, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इसलिए ये भी जो है असत्य था। तो सत्य विकल्प ये इज राइट आंसर। प्रश्न क्या है कि रस दर्पण के रचयिता, फिर देखिए आपका आ गया कि रस दर्पण के रचयिता कौन है ना। अंग दर्पण और रस दर्पण ध्यान से देखना होगा। ये कह रहे हैं कि सेवादास, बी बोधा, सी राम सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आ भी गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। रस दर्पण राम सहाय सेवादास की रचना है। किसकी है? सेवादास की रचना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 58 है कि अलंकार पंचाशिका के लेखक हैं। अब अलंकार पंचाशिका के लेखक कौन हैं? ये मतिराम विभूषण से चिंतामणि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जिसके मत में राम है उसके पास अलंकार की पंचाशिका है। अलंकार की पंचाशिका किसके पास है? बोले सर जिसके मति में राम है उसके पास अलंकार की पंचाशिका है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 59 है कि रसराज के रचयिता इनमें से कौन है? रसराज के रचयिता कौन है? ये कह रहे कि मतिराम है, बी भूषण है, सी रसलीन है, डी इनमें से
कोई नहीं है। तो आपको जवाब देना है कि रसराज की रचयिता, है ना। रस राज है किसके लिए, बोले जिसके मति में राम है उसका तो रसे राज है ना। रसराज जिसके मति में राम है उसका तो रसराज है। रसराज किसका, जिसके मति में राम है, मतिराम रसराज, ऐसे भी बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब भी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न 60 है कि रीतकाल का नाम अलंकरण काल किसने रखा। ये कह रहे कि शिव सिंह सेगर ने रखा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी मिश्र बंधु ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिश्र रीतकाल को अलंकृत काल, है ना, कौन करता है। अभी आपने देखा था कि हमारे आपके बंधु जो होते हैं वो अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं, तो मिश्र बंधु द्वारा कहा गया है। इधर में रखिएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न 61 है कि अन्योक्त कल्पद्रुम नामक रचना किसने लिखी है। अन्योक्त कल्पद्रुम, ये बिहारी, बी रत्नाकर पांडे, सी दीनदयाल गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अन्योक्ति कल्पद्रुम की बात करते हैं तो अन्योक्ति कल्पद्रुम जो होता है ना, दीनदयाल गिरी, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अन्योक्ति कर रहा है तो दीनदयाल गिरी उसके रक्षा करेंगे। तो दीनदयाल गिरी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न 62 है कि आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है। ये विश्वनाथ सिंह, बी सबल सिंह, सी प्राणचंद चौहान, डी पद्माकर। अब 62 का जवाब भी आ गया कि आनंद जो रघुनंदन होता है ना पूरे विश्व में होता है। आनंद रघुनंदन पूरे विश्व में, विश्वफार विश्वनाथ सिंह को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 63 है कि बिहारी रत्नाकर किस काव्य की रचना है। ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ रत्नाकर की, बी कह रहे हैं कि रत्नाकर पांडे की, सी कह रहे हैं पद्माकर की, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया कि बिहारी रत्नाकर। अब विकल्प ये जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है ना। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 64 है कि राधा सुधा शतक के रचयिता हैं। अब राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है। ये कह रहे हैं कि गुमान मिश्र हैं, बी रसिक सुमित हैं, सी श्री हरि जी हैं, डी इनमें से कोई नहीं है। तो 64 का जवाब आपने दे दिया कि सर इसमें जो विकल्प डी है ना इसमें से कोई नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 65 है कि सुमेलित कीजिए, है ना। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में उसके लेखक हैं, तो उन्हीं को मिलाना है। और नीचे आप एक कूट भी देख रहे हैं, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद कूट के आधार पर आपको जवाब देना है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब आपको देना चाहिए, है ना। रसिक प्रिया सामने देख रहे हैं कि पद्माकर, गोविंद विलास, केशव, इश्कनामा सामने कृष्ण कवि, गंगा लहरी सामने बोधा है। इसको जब मिलाएंगे तो सबसे पहले तो आपने मिलाया कि विकल्प में, है ना, रसिक प्रिया किसकी है, केशव की प्रिया, तो केशव दास, है ना। 1 का 2, अब 1 का 2 जहाँ पे मिल जाए 1 का 2, है ना, विकल्प सी में मिल गया, है ना। अब गोविंद विलास करते हैं, है ना, कृष्ण, अभी आपने देखा था कृष्ण मिश्र के यहाँ गोविंद विलास करते हैं, कृष्ण में गोविंद विलास करते हैं, है ना। और इश्कनामा बोधा की रचना है, इसका नाम है बोध का। और गंगा लहरी पद्माकर, है ना, पद्माकर गंगा लहरी। तो विकल्प सी, है ना, 2 3 4 1 राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अभी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है। प्रश्न 66 है कि सुमेलित कीजिए, और एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उस पुस्तक के लेखक हैं। तो ए में आप देख रहे हैं कि बिहारी रत्नाकर सामने केशव, बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी में रामचंद्रिका सामने केशव, और डी में विज्ञान गीता अंबिका दत्त व्यास की है। तो इसको जब आप सही क्रम में मिलाएंगे ना तो बिल्कुल आपको जो सही, इसका सही और सटीक है जो सुमेलित होगा, विकल्प डी पे आप आ जाए, है ना। 1 का 2 बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ का है। यहाँ पे देखेंगे बिहारी अंबिका दत्त व्यास की है ना, बिल्कुल। आप देखेंगे रामचंद्रिका तो केशव की है ना, एक रामचंद्रिका केशव की है, और विज्ञान गीत का भी केशव की है। तो आप विज्ञान गीत का केशव को मिला दीजिए, रामचंद्रिका को 3 से मिला दीजिए, ये है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न 67 है
कि कवि प्रिया किसकी रचना है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आ गया कि कवि प्रिया किसकी रचना है। ये केशव, बी पद्माकर, सी भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो केशव प्रिया कवि प्रिया केशव की रचना है ना। तो रामचंद्रिका और कप्रिया इतनी बाहर पूछा गया है कि बिल्कुल इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल अभ्यस्त हो गए, है ना। तो कवि प्रिया केशव की और सिख प्रिया केशव की, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। ए में देख रहे हैं बिहारी केशव देव घनानंद, बी में केशव बिहारी घनानंद देव, सी में केशव बिहारी देव घनानंद और डी में है बिहारी देव घनानंद केशव। तो 68 को अगर आप सही से मिलाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले केशव हैं KBC, है ना, केशव बिहारी देव और घनानंद, है ना, KBDD KBDG, है ना। तो केशव बिहारी देव घनानंद, केशव बिहारी देव घनानंद, है ना, विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 69 को आपको सही क्रम में लगाना है कि कौन सही क्रम है। ये बिहारी केशव भूषण पद्माकर, केशव बिहारी भूषण पद्माकर, पद्माकर भूषण केशव बिहारी और भूषण केशव पद्माकर बिहारी। तो 69 में और ख़ास तौर से इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें एक को आपको पकड़ना है। तो आपने पकड़ लिया कि केशव सीनियर है, इसके बाद बिहारी हैं, भूषण है, पद्माकर है। विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 70 है कि रस रहस्य के रचयिता हैं। अब रस के रहस्य के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 70 का जवाब आपको देना था और आपका जवाब आ गया कुलपति। कुलपति, जितने पति हैं सब रस रहस्य लेते हैं। रस का रहस्य कौन लेता है, बोले सर कुलपति लेते हैं, कुलपति। और आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि रस का रहस्य अगर आपको जानना है तो कुल जानो। रस का रहस्य कितना जानो, बोले सर कुल जानो। कुल फार कुलपति को ध्यान में रखना है और विकल्प सी को आप लोग बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 71 है कि अलंकार ग्रंथकार कौन है। ये कह रहे हैं कि भूषण, बी बिहारी, सी राम सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये भूषण इज राइट आंसर, है ना। देखिए अलंकार ग्रंथकार भूषण है, अलंकार ग्रंथकार भूषण की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार कौन है। ये सदल मिश्र, बी कृष्ण कवि, सी बिहारी, डी लल्लू लाल। तो 72 का भी जवाब आप सबका आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। लल्लू लाल इज राइट आंसर। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, लाल चंद्रिका लल्लू लाल, ठीक है। चलिए लाल लाल। प्रश्न संख्या 73 है कि गागर में सागर भरने वाले कवि है। ये बिहारी, बी बोधा, सी आलम, डी में से कोई नहीं। तो गागर और सागर की तो बिल्कुल, है ना, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विकल्प बिहारी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन, प्रश्न संख्या 74 है कि जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुमित्र पंक्ति किस कवि की है। ये बिहारी, बी रत्नाकर, सी केशव, डी बोधा। तो केशव इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। कैसे दिमाग बैठाना है, जदप सुजात सुलक्षणी, है ना। तो जदपि है, सुजाति है, सुलक्षणी है, सुबरन है, सरस है, सुमित्र है, सब केशव है। सबके सब, सबके सब केशव, सबके सब केशव, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश पंक्ति किस कवि की है। ये भूषण, बी बोधा, सी बिहारी, डी रत्नाकर। तो आपका जवाब भी आ गया कि भूषण की है, भूषण की है। मोटी भाई चंडी बिन, है ना, अभी एक बार पहले भी इसको पूछा गया था। तो भूषण जी की पंक्ति है, ठीक है ना। चोटी चबाए भूषण है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 76 है कि बिहारी लाल का जन्म काल है। ये कह रहे हैं कि 1598 ईस्वी, बी 1597, सी 1595, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया कि बिहारी लाल का जो जन्म है, विकल्प सी 1595 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है। ये कह रहे हैं कि गाथा सप्तशती से, बी भूषण उल्लास से, सी है रसराज से, डी है इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न संख्या 77 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। गाथा सप्तशती इज राइट आंसर, ठीक है।
चलिए, प्रश्न संख्या 78 है, केशवदास का जन्म कब हुआ? ये 1560, बी 1561, सी 1562, डी 1565। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि 1560 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 79, केशव की निम्न रचनाओं का कालक्रम है। अब क्या कालक्रम है, आपको सही क्रम में सुमेलित करना है। ये कह रहे हैं कि रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, बी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, रसिक प्रिया, सी रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया, डी में है कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी और रसिक प्रिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे ना रसिक प्रिया केशव की, रामचंद्रिका केशव की, कवि प्रिया केशव की, रतन बावनी केशव की, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 है कि विरह वारिस किसकी रचना है? ये बोधा, बी आलम, सी देव, डी घनानंद। तो अभी आपने देखा था कि विरह की बारिश में क्या होता है? विरह की बारिश में बोधा होता है, बोधा है ना, और इश्क नामा बोधा। ठीक है, चलिए, आलम किस धारा के कवि थे? मैंने आपको बताया था, है ना, आपको ख्याल भी आ रहा होगा। विकल्प ए ऋतमुक्त, बी ऋत सिद्ध, सी ऋतबद्ध, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों को जब अगर अक्सर विकल्प ए को लाग किया जाए, ऋतमुक्त धारा इज राइट आंसर। और ऋतमुक्त धारा के कवियों को मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि 8 शेर धन देकर बोधा द्विजदेव की रीत से मुक्ति हो गया। 8 शेर, आ से आलम, ठा से ठाकुर, है ना, 8 शेर, रा से रसखान, धन से धन को घनानंद, है ना, देकर बोधा, बोधा हो गए, क्या हो गया, द्विजदेव की रीत से मुक्त हो गया द्विजदेव। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ये ऐसे कवि हैं जो ऋतकाल से संबंधित है और ऋत मुक्त धारा के कवि हैं। और आपकी परीक्षा में एक तो ऋतकाल के नामकरण से, दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि ऋत मुक्त, कौन सा ऋत सिद्ध है और कौन ऋतबद्ध कवि है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल समझिए कि मोस्ट है ना। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत सिद्ध धारा का है, सिद्ध धारा का? ये बिहारी, बी देव, सी घनानंद, डी में से कोई नहीं। तो रीत सिद्ध कवि 2 हैं, अप्रमुख है, जिनमें बिहारी हैं और दूसरे रस निधि हैं। ठीक है, तो विकल्प ये बिहारी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त धारा का नहीं है? लीजिए देखिए, प्रश्न आ गया, ये आलम, बी घनानंद, सी बोधा, डी बिहारी। तो बिहारी जी को ले लीजिए, 8 शेर धन देकर बोधा द्विजदेव की रीत से मुक्ति हो गया, उत्तर में आ जाते बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी को अभी आपने इसके पहले ही देखा कि रीत सिद्ध कवि है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 84 कि ऋतबद्ध कवि कौन सा है? देखिए, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त कवि से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आने हैं, है ना। अब एक है मतिराम, बी बिहारी, सी बोधा, डी घनानंद। तो भैया देखो, बोधा मुक्त है, ये सिद्ध है, ये भी ऋत मुक्त है, बगने विकल्प ये मतिराम, जिसके मत में राम है ना, वो भैया रीत से बद्ध है। तो मत में राम है तो रीत से बद्ध है, इधर में रख लीजिएगा, ऋतबद्ध कवि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, आगे प्रश्न संख्या 85 है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये मिश्र बंधु, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विश्वनाथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रृंगार मैंने बताया था ना कि श्रृंगार पूरा विश्व करता है, तो विश्व को विश्वनाथ प्रताप मिश्र से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब मिश्र बंधु ने तो अलंकृत काल कहा कि बंधु अलंकृत करते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतकाल कह दिया। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 86 रीतकाल का अंतिम कवि है, इस विकल्प के अनुसार कौन है? ये ग्वाल, बी बोधा, सी राम सिंह, डी भिखारी दास। तो रीतकाल का अंतिम कवि जो है विकल्प ये ग्वाल इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सबका जो प्रयास है ये बिल्कुल रंग लाने वाला है और इस बार ही आप सभी बिल्कुल, है ना, चयनित होने वाले हैं। आप इसका 87 है कि रीतकाल में किस रस की प्रधानता रही? ये भक्ति, बिहास, सी श्रृंगार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आसान सा प्रश्न है लेकिन परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, विकल्प सी श्रृंगार, है ना। देखिए, जो रीतकाल है ना, तो रीतकाल में श्रृंगार रस की घोर प्रधानता थी, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 88 है कि गोप पचीसी किसकी रचना है? गोप पचीसी
ए ग्वाल, बी बोधा, सी पद्माकर, डी राम सिंह। तो आपका जवाब भी आ गया, गोप पचीसी ग्वाल की रचना है। गा से गोप, गा से ग्वाल, गोप पचीसी ग्वाल, गोप पचीसी ग्वाल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 है कि पंचाध्यायी व सुजान विलास किसकी रचनाएं हैं? ये सोमनाथ, बी रसिक गोविंद, सी गुमान कवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब भी आ गया कि पंचाध्यायी व सुजान विलास जो है विकल्प ये है सोमनाथ जी की रचना है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है? ये कह रहे हैं कि देव की, बी मंडन की, सी आलम की, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि प्रेमचंद्रिका देव की, प्रेमचंद्रिका देव की रचना है ना, कि प्रेमचंद्रिका देव की, है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 की प्रीति पावस के रचनाकार हैं? ये घनानंद, बी रत्नाकर, सी दुलह, डी रस लीन। अब प्रीति पावस मिल जाए, प्रीति का पावस तो घनानंद होगा, घनानंद जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 52 है कि श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसा, श्रृंगार लतिका के रचनाकार हैं? ये दुजदेव, बी सेनापति, सी केशव, डी में से कोई नहीं। और इसके पहले अभी आपने देखा था कि दुजदेव जी की रचना है ना। श्रृंगार का चालीसा मिल जाए, श्रृंगार की बत्तीसी मिल जाए, श्रृंगार की लतिका मिल जाए तो दुजदेव को सौंप दीजिए। दुजदेव इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 93 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, नहीं कि सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी का चयन आपको करना है जवाब के रूप में। ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद्रिका देव की रचना है, बी कह रहे हैं कि पंचाशिका मतिराम की रचना है, सी कह रहे हैं कि श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है, और डी कह रहे हैं कि व्यंग्यार्थ कौमुदी बेनी परवीन की रचना है। तो किसमें कौन असत्य है? ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि व्यंग्यार्थ कौमुदी जो होती है ना, अभी आपसे मैंने चर्चा किया था कि व्यंग्यार्थ में कौमुदी कौन कर सकता है? जिसके पास प्रताप होगा, है ना। तो प्रताप सिंह की रचना है, इधर में रखिएगा। ये बेनी परवीन की रचना नहीं है। ठीक है, प्रेम की चंद्रिका देव की है, पंचाशिका मतिराम की है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि कुंदन को रंग फीके लागे पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? ये बोधा, बी आलम, से बिहारी, डी मतिराम। और कई बार प्रश्न देखिए परीक्षा में कई बार आपने देखा, इसका अभ्यास भी हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कुंदन का रंग भी फीका लगेगा जब मत में राम, तो विकल्प डी मतिराम इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 कि रसविलास, भवानी विलास, जात विलास, भाव विलास किसकी कृतियाँ हैं? ये घनानंद, बी मतिराम, श्रीदेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आने लगा है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, देव इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो देव है ना, उस देव में विलास करते हैं लोग, रस विलास करेगा, उसी में भवानी विलास भी करते हैं देव के अंदर। जितनी जातियां हैं सब जातियां देव में ही विलास करती हैं, जितने भाव हैं सब विलास देव में करते हैं। कुशल विलास भी इनकी एक रचना है, रस विलास, भवानी विलास, जात विलास, भाव विलास और एक कुशल विलास है, ध्यान में रख लीजिएगा। 5 विलास हैं और पांचों विलास देव में करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि सासण ही में समीर गयो अरु, सासण ही में समीर गयो अरु पंक्ति है, ये देव, बी घनानंद, सी भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सासण ही में समीर गयो देव जी की पंक्ति है, अब विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है कि दृग उजरत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चित प्रीति, भरत गांठ दुर्जन हे दई नहीं है रीति। तो भैया पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है कि दृग उजरत टूटत कुटुम, जुरत चुरत चित प्रीति, अपरत गांठ दुर्जन हे दई नहीं है नीत। तो अलंकार की बात करते हैं तो असंगति अलंकार है, कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं है। तो कारण कहीं है और कार्य उसका कहीं और हो, हृदय घाव मेरी पीर रख भी रही। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब कहने की किसकी पंक्ति है? ये बिहारी की, बिहारानंद की, सी भूषण, डी मतिराम की। तो विकल्प ये बिहारी इज राइट आंसर। ठीक है,
जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 98 देव चरित्र के रचनाकार हैं। अब देव चरित्र के रचनाकार कौन है? ये कह रहे हैं बोधा है, बी भिखारी दास है, सी देव है, डी घनानंद है। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब भी आ गया कि देव चरित्र देव ही जाने, है ना। देव चरित्र देव की रचना है, ध्यान में रखिएगा और इन्हें हमेशा के लिए आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 99 की निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है ना। ये कह रहे बिहारी से सही है, बी रस रहस्य है, सी भाषा भूषण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प को लॉक किया जाए, बिहारी से सही इज राइट आंसर। इसकी रचनाकार कवि बिहारी जी हैं। एक मुक्तक काव्य है जिसमें 713 और 719 से दो ही लोग मानते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना, और विचार करने के बाद आपको इसका जवाब भी देना होगा, ठीक है। बात करें, ये में देख रहे हैं कि रीतबद्ध कवि देव हैं, रीत सिद्ध कवि बिहारी हैं, तीसरा है रीत मुक्त कवि भूषण है, और डी है कि भूषण वीर रस के कवि हैं। अब इसके अनुसार कह रहे हैं कि आपको जवाब देना है कौन सही है। तो कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि ए में 1 और 2 सही है, यानी कि रीतबद्ध कवि और रीत सिद्ध कवि तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि बी में देखेंगे ए और 2 तो सही है। तीसरा जो कह रहे हैं कि रीत मुक्त कवि भूषण है, ये गलत है, रीतबद्ध है ना। तीसरे और चौथे की बात करते हैं तो तीसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रीत मुक्त कवि भूषण है और चौथा भूषण वीर से कवि है। एक सही लेकिन एक गलत है ना। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही विकल्प जो है विकल्प ए 1 और 2 इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मित्रों, आप सभी बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए आप सभी को हृदय के अतल गहराइयों से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा आभार और कोटि कोटि धन्यवाद। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।